नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो संदेश आपके समक्ष लेके पेश हुआ हूँ वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर। लगातार सुनते आ रहे हैं ईडी की छापेमारी, ईडी की गिरफ्तारियों के बारे में, और अभी पिछले सप्ताह से जो सबसे हॉट टॉपिक है वो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली और हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, इनको जो ईडी बार बार समन्स भेज रही है। समन भेजने के बाद भी ये ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। तो इसकी जो रूपरेखा है, जो पर्दे के पीछे का कहानी है, ईडी का जो रोल है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ ये चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सेंटर के पास जो इम्पोर्टेंट हैं एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन की हैं वो तीन हैं। सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। विपक्ष लगातार यही बोल रहा है कि ये जो तीन एजेंसीज हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर, उनके दबाव के अंदर काम कर रही हैं, और विपक्ष के जो नेता हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है। जो बीजेपी के नेता हैं या जो बीजेपी के जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जो बीजेपी का साथ देते हैं उनको ईडी छूती नहीं। ये विपक्ष का जो सवाल है ये जायज़ भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के हैं, हेमंत विश्व शर्मा जो भी चीफ मिनिस्टर हैं असम के, अजीत पवार, छगन भुजबल महाराष्ट्र के, जब ये बीजेपी के साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ इनकी पार्टी का अलायंस नहीं था, तो ईडी का जो डंडा था वो इनके ऊपर लगातार चल रहा था। हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है उन्होंने इनके खिलाफ जो कार्रवाई है बनती वो बड़ी उसमें छूट दे दी, ठीक है। तो ये विपक्ष का कहना है कि ये, और जो पॉलिटिकल जानकार है वो भी यही मानते हैं कि ये एक विच हंट है, विपक्ष को तंग किया जा रहा है ताकि वो अपना जो मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खोल ना पाए, और जो इंडिया का गठबंधन अभी अलायंस बनने जा रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हलचल और गड़बड़ रहे, कोऑर्डिनेशन का ना बने। तो आज मैं आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी mainly responsible for enforcing economics laws and fighting economic crime in India। जो वित्तीय लेन देन है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग है, फॉरेन एक्सचेंज के एक्ट भी इसके अंदर आते हैं, जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो उसका सारा जो है लेखा जोखा, उसकी जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। और जब हम इसका कंपैरिजन सीबीआई से करते हैं तो सीबीआई की जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, वो प्राइमरी जो एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट केसेस वेयर करप्शन इज इन्वॉल्व, और जो क्राइम के केसेस हैं वो सीबीआई के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि समय समय पे ईडी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको एक पंख उड़ान के देती है, जिससे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो दायरा है वो सीबीआई से उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसकी शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इंट्रोडक्शन इसकी हुई थी प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए एक्ट जो है, ये 2002 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी।
उस वक्त जो थी वो एनडीए की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर होते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये उस दौर की बात है। उसके बाद जब 2004 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब बनी थी यूपीए की, तो उन्होंने 1 जुलाई 2005 को ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको ऑफिशियली जो है वो इन्फोर्स किया था। इसकी जो डेट थी वो थी 1 जुलाई 2005। मैं इसको दोबारा बताना चाहता हूँ। और उस वक्त क्योंकि ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसको कंट्रोल करती है। और जब 2005 1 जुलाई 2005 को इसको एक बहुत बड़ी पावर दी गई थी, उस वक्त पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर होते थे यूपीए गवर्नमेंट के। तो यूपीए गवर्नमेंट ने ही अगर देखा जाए तो जो ईडी है उसको एक बहुत बड़ी पावर दी है। और जो सबसे बड़ी पावर ईडी को दी गई है वो पावर दी गई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो किसी भी व्यक्ति, जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो इकोनॉमिक जो ऑफेंस में जिसको इन्वॉल्व पाया जाता है, उसको उसकी पड़ताल भी कर सकती है और उसको अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। कि जिस स्टेट में वो आदमी इंडिविजुअल रहता है जिसकी पूछताछ की जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट से उसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती उसके अरेस्ट करने की, उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इनफैक्ट जो ईडी है वो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है, इतनी ईडी। और ईडी का जो अपना ही एक कोर्ट भी है, जुरिडिक्शन है इसका। और जब इसको हम कंपेयर करते हैं सीबीआई से, तो सीबीआई ने अगर किसी इंडिविजुअल को किसी स्टेट में उसकी पूछताछ करनी है किसी भी मामले में, चाहे वो क्राइम से जुड़ा है या किसी अफेयर से जुड़ा है, एक्सटर्नल एजेंसी से भी जुड़ा हुआ है, तो सीबीआई को पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट गवर्नमेंट। तो शुरू में तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ उनका कोऑर्डिनेशन और पूरा कोऑपरेट किया जाता था सीबीआई को। लेकिन 2014 के बाद जब से एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, तो विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनके लीडर्स को ही या उनके सपोर्टर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत बार, अभी हाल ही में देखने में है, वो सीबीआई को परमिशन ही नहीं देती। इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। ममता बनर्जी के कुछ जो ऑफिशियल थे स्टेट गवर्नमेंट के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे और कुछ उनकी पार्टी के लीडर्स थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई ने अप्रोच करा था स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन ममता गवर्नमेंट ने सीबीआई को परमिशन नहीं दी थी और वो जो कार्रवाई थी सीबीआई की वो वहीं पे आधी अधूरी रह गई। और जब इसका हम कंपेयर करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, तो ईडी को कोई भी प्रायर परमिशन स्टेट गवर्नमेंट की नहीं लेनी पड़ती। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईडी जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ देश की सबसे बड़ी पावरफुल एजेंसी है। अब फिर से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आते हैं या सोरेन जी के ऊपर आते हैं, हेमंत सोरेन को तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 7 समन अभी तक जारी किए जा चुके हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के वो लेटर उसका रिस्पॉन्स करते हैं कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ड्यू टू दीज रीजंस, तो वो पेश नहीं हो रहे हैं ईडी के आगे। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी भी जो हैं वो भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी का जो पहला समन उनको गया था वो 2 महीने पहले गया था, और दूसरे समन में भी नहीं वो हाजिर हुए और तीसरे समन में भी वो हाजिर नहीं हुए। और अभी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो राज्यसभा इलेक्शंस में बिजी हैं, उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस हैं, उनको पूरे देश का भ्रमण करना है अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो उनको छोड़ दी जाए।
ये प्ली जो है वो आम आदमी पार्टी के जो भी बाकी लीडर्स हैं वो भी दे रहे हैं, और लगातार वो यही बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के एक हरासमेंट करने के लिए ईडी ने उनको बुलाया है। और जो ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला रही है वो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, जिसके अंदर माना गया था कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी तरह से उनकी जो वो जेन्युइन नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस की भी अनदेखी की गई है, जिसके चलते मनीष जो सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, वो पिछले लगभग 10 महीने से हिरासत में हैं। उसके बाद संजय सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं आपके, वो भी अभी हिरासत में हैं और उनको बेल तक नहीं मिल रही। हाई कोर्ट में भी वो जा रहे हैं लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। तो बेल ना मिलने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये संशय ज़रूर पैदा करता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को भी ये लगता है कि अगर पूछताछ के लिए ईडी के सामने वो पेश होते हैं तो हो सकता है किसी न किसी को, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके भी फंसने के चांसेस हैं। और अगर वो भी अरेस्ट होते हैं ईडी के द्वारा तो फिर उनकी भी जो बेल की संभावना है, जैसे सिसोदिया जी और संजय सिंह काफ़ी समय से जेल में हैं, तो उनको भी शायद कुछ टाइम के लिए जेल में बैठ के विराम करना पड़े। तो ये सारा जो लेखा जोखा है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर जो सेंटर की जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो यूपीए की थी, चाहे अभी एनडीए की गवर्नमेंट है वहाँ पे सेंटर में, वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करती रहती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो ऑफिशियल मसला होता है, अब कोई ऑफिशियल है या पॉलिटिकल कोई भी लीडर है, उसको सबसे पहले अगर उसने कुछ गड़बड़ की है तो सबसे पहले उसको शो कॉज दिया जाता है अपनी स्थिति को बताने के लिए। शो कॉज के बाद वो जो इंडिविजुअल है वो अपना जवाब तैयार करवाता है, और अगर वो जो एजेंसी है उसके जवाब से सेटिस्फाई है तो वो जो कंप्लेंट जो भी है वो फाइल की जाती है, यानी क्लोज कर दी जाती है। और अगर नहीं है तो फिर उसको चार्जशीट इशू की जाती है। चार्जशीट में जो भी चार्जेस लगे हुए हैं वो जो इंक्वायरी अफसर अपॉइंट किया जाता है, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उस एजेंसी जो अपॉइंट किया जाता है उसको ही प्रूफ करना पड़ता है लगभग सभी एजेंसीज के केसेस में। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पीछे एक अमेंडमेंट हुई थी एनडीए के ही कार्यकाल में, उसमें देखें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, चाहे इनकम टैक्स ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, दूसरी एजेंसी से, इसको बोलते हैं ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो इनको कहीं ना कहीं उनका जो एक जो दबदबा है इनके ऊपर इनडायरेक्टली ज़रूर रहता है। इसीलिए जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यूपीए की गवर्नमेंट में जब सीबीआई के कुछ केसेस ऐसे हुए थे उनको लेके, जो उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि सीबीआई क्या है, वो पिंजरे में बंद एक तोता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत है वो उसकी पालना कर रहा है, उसकी लालना कर रहा है। अभी भी वही पोजीशन है। अभी भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अभी ये कह रही हैं कि जो तोता है जो वो पिंजरे में तो बंद है ही है, लेकिन उस तोते ने एक अपनी आँख भी बंद की हुई है, और जो आँख खुली हुई है उसके अंदर उसको जो कमी पेशियाँ, जो भी गमन कुछ भी लग रहा है, वो सारा का सारा उस आंख से ऑपोजिशन पार्टीज को ही वो टारगेट कर रहे हैं। तो लेटेस्ट जो एक अमेंडमेंट आई थी उसमें क्या था कि अगर किसी इंडिविजुअल को नोटिस जाता है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड ईडी के द्वारा, तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस उस इंडिविजुअल को उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है।
अदरवाइज जो आईओ है, जो पीओ है, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो भी कुछ भी गलत हुआ है उनको प्रूफ करना है। लेकिन ईडी को एक इतनी बड़ी पावर दे दी गई है कि ईडी को अभी वो प्रूफ नहीं करना है कि वो गलत है कि सही है। जो भी एलिगेशंस उस इंडिविजुअल पे लगाएंगे हैं, उस इंडिविजुअल को ही बताना है कि वो जो चार्जेस हैं उसके अंदर वो उसकी ट्रांजैक्शंस के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है ये लगातार लंबा होता है। अपील दलील का मामला लगातार लंबा है। और विपक्ष का कहना है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये उनका मानना और कहना ठीक भी है, कि ये प्रोसीजर इतना गुंझलदार अभी बना दिया गया है कि जो गिरफ्तार हैं अभी, संजय सिंह हैं या मनीष चौधरी हैं, उनकी जो ज़मानत की अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज इसलिए हो रही है कि वो जो प्रोसेस है, जो आईओ और जो इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो ईडी के हैं, उनके द्वारा उसको बड़ा खींचा गया है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही है, और जो प्रूफ जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन आधी अधूरी है, इसीलिए जो माननीय कोर्ट है वो फिर इनको दोनों, ये जिनके मैं नाम संजय सिंह और मनीष चौधरी, उनकी जो बेल की एप्लीकेशन हैं वो लगातार रिजेक्ट हो रही। तो इस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो भी एलिगेशन, अच्छा, और दूसरा एलिगेशन विपक्ष लगा रहा है कि अगर हम ईडी के ऊपर कुछ भी किंतु परंतु करते हैं तो ड्यूटी तो मॉरल ये बनती है कि ईडी के ऑफिसर आगे प्रेस में, मीडिया के आगे आके अपना जो पक्ष है जो भी है उसके अंदर वो क्लियर करें। लेकिन वो ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं वो मीडिया के आगे नहीं आ रहे हैं। उनके बिहाफ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो ईडी के बिहाफ पे आके जो भी जवाब है वो दे रहे, जिससे इस मंशा पे जो ईडी की इतनी बड़ी एक रेपुटेशन भी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो सवाल हम उठा सकते हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी मैं समझता हूँ कि जो केसेस अभी पेंडिंग हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि महाराष्ट्र की अजीत पवार हैं, छगन भुजबल हैं, बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं, लिस्ट लंबी है, उनके ऊपर भी जो बनती कार्रवाई है, उनको भी जिस तरह से केजरीवाल जी और सुरेन साहब को नोटिस आ रही हैं, समन्स भेजे जा रहे हैं, तो कुछ बिना देखे हुए ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, सत्ता से है, विपक्ष से है, ईडी को पारदर्शिता दिखाते हुए सभी पार्टीज के ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो करनी चाहिए। थैंक यू।